नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला पर आपका स्वागत है। स्टोरी वाला पर अभी तक आपने सुनी दिल छू लेने वाली कहानियां। इन कहानियों को पसंद करने के लिए और हमें प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोमांचक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसके किरदार से आप शायद परिचित होंगे। कहानी जो हिस्सा है एक बंगाली उपन्यास का, शरदेंदु बंदोपाध्याय द्वारा रचित एक प्रसिद्ध बंगाली जासूस उपन्यास श्रृंखला, जिसका एक मशहूर किरदार ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश एक जासूस होने के बजाय खुद को एक सत्यान्वेषी यानी जांचकर्ता के रूप में पहचानता है, जो सत्य की खोज में लगा रहता है। वह अपने दोस्त अजीत कुमार बनर्जी के साथ मिलकर कई पेचीदा मामलों को सुलझाता है। तो आइए सुनते हैं ब्योमकेश बख्शी की एक मशहूर कहानी, जिसका नाम है लोहे के बिस्किट। कमल बाबू बोले, मैं मोहल्ले में ही रहता हूँ, हिंदुस्तान पार्क के कोने में। आपको बहुत बार देखा है, परिचय करने की भी इच्छा हुई है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। आज कुछ बताना है, इसलिए सोचा इसी बहाने परिचय कर लिया जाए। मेरे जीवन में एक छोटी सी समस्या आ खड़ी हुई है। समस्या? ब्योमकेश ने सिगरेट की डब्बी बढ़ाते हुए बोला। बताइए बताइए, बहुत दिनों से इस चीज से वंचित हूं। गर्मियों के एक रविवार की सुबह ब्योमकेश के कियातला वाले घर में बैठकर बातचीत हो रही थी। कमल बाबू के चेहरे की बनावट लड्डू गोपाल जैसी थी। उनके हाव भाव तेज तर्रार एवं बुद्धिमान व्यक्ति का था। उन्होंने हंसकर सिगरेट सुलगाया, फिर अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम कमल कृष्ण दास है। पास में ही भारत केंद्रीय बैंक की शाखा है। मैं वहां कैशियर हूं। लगभग 1.5 साल पहले पुरुलिया से बदली होकर यहां आया हूं। कलकत्ता आते ही मुश्किल में पड़ गया। कहीं मकान ही नहीं मिल रहा था। अंत में एक व्यक्ति ने निचली मंजिल पर अपना एक कमरा खाली किया। परिवार का लाना नहीं हो पाया। पत्नी और बेटी को पुरुलिया में ही छोड़कर अकेले उस मकान में आ गया। मकान मालिक का नाम अक्षय मंडल है। मकान 2 मंजिला है। निचली मंजिल में 2 कमरे हैं, ऊपर 2, मगर आने जाने के रास्ते अलग हैं। अक्षय मंडल 2 मंजिले पर अकेले रहते थे, लेकिन उनके पास लोगों का आना जाना था, व्यवहार अच्छा था उनका। लेकिन वे क्या काम करते थे ये समझ नहीं पाया। बीच बीच में मेरे कमरे में आकर गपशप करते थे, लेकिन कभी मुझे 2 मंजिला पर नहीं बुलाते थे। पड़ोसियों के साथ भी उनका संपर्क नहीं था। हाँ, मगर हमारे बैंक में उनका एक चालू खाता था। खैर, इसी तरह 3 महीने बीते। एक छुट्टी के दिन मेरे ऑफिस के सहकर्मी के घर में रात में खाने पर आमंत्रित था। लौटने में देर हो गई। मकान पर आकर देखा, अक्षय मंडल 2 मंजिले से उतरकर सीढ़ियों के दरवाजे पर ताला लगा रहे थे। उनके पैरों के तरफ 2 सूटकेस थे। मैंने पूछा, ये क्या, इतनी रात कहाँ चल दिए? मुझे देखकर अक्षय मंडल कुछ भौचक्के से रह गए। फिर दोनों हाथों में सूटकेस लेकर मेरे नजदीक आए और बहुत गंभीर स्वर में बोले, कमल बाबू, मुझे अचानक बाहर जाना पड़ रहा है। कब लौटूंगा कुछ पता नहीं। देखा, उनकी दोनों आंखें लाल हो रही थीं। पूछा, बात क्या है, कहाँ जा रहे हैं? उनके चेहरे पर क्षीण मुस्कान उभरी। वो बोले, बहुत दूर। अच्छा, चलता हूं। मैं अवाक खड़ा रहा। वे कुछ कदम चलकर फिर वापस आकर बोले, कमल बाबू, आप सज्जन व्यक्ति हैं, बैंक में नौकरी करते हैं। आपको एक बात बताकर जाता हूं। 7 दिनों के अंदर अगर मैं लौटकर नहीं आऊं, तो मेरा पूरा मकान दखल कर लीजिएगा। आपके बैंक में मेरा जो अकाउंट है, उसमें 150 रुपया महीने के हिसाब से किराया जमा कर दीजिएगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। अक्षय मंडल तो चले गए। मैं स्तंभित कुछ पल खड़ा रहा। इसके बाद विस्मय का भाव जब कटा, तब मेरा ध्यान गया कि अक्षय मंडल अपने दरवाजे की चाबी तो मुझे दे ही नहीं गए। जो भी हो, पूरा मकान पा जाने की आशा में मेरा मन उत्फुल्ल हो उठा। लगा कि अक्षय मंडल अगस्त यात्रा पर निकले हैं, अब जल्दी नहीं लौटने वाले।
अगले दिन सुबह पत्नी को चिट्ठी लिख दी कि सामान समेट कर तैयार रहो, मकान मिलने की संभावना है। आशा में 2-3 दिन बीत गए, मगर तीसरे दिन से कमरे से दुर्गंध आना शुरू हुई। तेज दुर्गंध, गलने की, सड़ने की। गर्मियों में मांस मछलियां सड़ने पर जैसी दुर्गंध निकलती है, वैसी ही दुर्गंध आ रही थी। मुझे कुछ संदेह सा हुआ। मैंने पुलिस को खबर की। पुलिस ताला तोड़कर ऊपर गई। मैं भी साथ साथ गया। जाकर देखा विभत्स कांड। कमरे के फर्श पर एक लाश हाथ पांव फैलाए पड़ी हुई थी। उसके माथे पर एक छेद था। जिस रात मैं निमंत्रण खाने गया था, उसी समय अक्षय मंडल ने इस व्यक्ति को गोली मारी और इसके बाद कीमती सामान और रुपए पैसे सूटकेस में भरकर निकल गया। देखते देखते मकान पुलिस छावनी में बदल गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दारोगा बाबू ने मेरा बयान दर्ज किया। इसके बाद घर की तलाशी शुरू हुई। तटस्थ गवाह के रूप में पड़ोस के एक सज्जन और मुझको रखा गया। तलाशी में कुछ खास नहीं मिला, केवल एक दराज में लोहे के रैपर जैसी कुछ चीजें मिली। सिगरेट के पैकेट के अंदर चमकीले कागज को जिस तरीके से मोड़कर उसके अंदर सिगरेट रखी जाती है ना, इन रैपर को काफी हद तक उसी तरीके से मोड़कर आयताकार डिब्बी बना दी गई थी और बहुत संभवतः ये लोहे की ही बनी थी, लेकिन अंदर से खाली थी। खैर, जांच पड़ताल के बाद उस दिन पुलिस चली गई, मगर मेरे मन में खटका लग गया। मैं 3-4 दिन बाद थाने गया। वहां जाकर जानकारी मिली कि मृतक का परिचय तो मिल गया है। उंगली की छाप तथा अन्य शारीरिक जानकारियों से पता चलता है कि मृतक का नाम हरिहर सिंह था। ये एक अपराधी था। नशीले पदार्थ, सोना चांदी की तस्करी करता था। अक्षय मंडल के पास किस कारण से इसका आना जाना था, यह पता तो नहीं चल पाया। अक्षय मंडल के नाम से हुलिया जारी हो चुका था, लेकिन वह अब भी गिरफ्त से बाहर था। बिल्कुल कपूर के समान लापता हो गया था वह। और थाने से आते वक्त मैंने डरते डरते पूछा, दारोगा बाबू, क्या मैं पूरे मकान को दखल में ले सकता हूं? दारोगा बाबू बोले, खुशी से। अपराधी जब फरार होने से पहले अपना मकान आपकी हिफाजत में रख गया है तो आप उसमें ही रहिएगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि यदि अपराधी की भनक मिलती है तो तुरंत थाने में खबर कर दीजिएगा। तकरीबन 1 साल बहुत आराम से बीता। पत्नी और बेटी को ले आया था। सारे मकान को दखल में ले लिया था। हाथ पांव फैलाकर रहना हो रहा था। अब मकान का किराया महीने महीने अक्षय मंडल के खाते में जमा कर देता था। हाँ, उनकी टेबल कुर्सियों का व्यवहार बेशक करता हूं, लेकिन अलमारी और बक्से कपबोर्ड को हाथ नहीं लगाता। पुलिस की तलाशी के बाद से वो चीजें जैसी थीं वैसी ही रखी हैं। मगर अचानक 2 महीने पहले एक फसाद खड़ा हो गया था। सुबह नीचे के कमरे में अखबार पढ़ रहा था। एक अपरिचित व्यक्ति आए, साथ में एक महिला भी लाए। सज्जन किस्म के अधेड़ व्यक्ति थे। महिला सुहागन थी। महिला की ओर इशारा करते हुए बोले, यह है अक्षय मंडल की पत्नी और मैं हूं इनका बड़ा भाई। इतने दिनों से मैं इनकी देखभाल कर रहा था, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब से ये अपने पति के घर में रहेंगी। आपको यह मकान खाली करना होगा। मेरे सिर पर तो जैसे बिजली गिरी। आंखें फाड़कर उन्हें देखता रहा। फिर दिमाग में बुद्धि जगी। मैंने बोला, अक्षय बाबू की पत्नी भी है? ऐसा तो कभी सुना नहीं। यदि आप लोगों की बात सत्य है तो अदालत में जाकर अपने दावे को प्रमाणित कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। कुछ देर की बहसबाजी के बाद वे लोग चले गए, मगर मुझे संदेह हुआ ये लोग कुछ जालसाज किस्म के और साजिश करके मकान पर कब्जा करना चाहते थे। आजकल मकान के किराए में तो जैसे आग लगी हुई है, तो फोकट में मकान कब्जाना कौन नहीं चाहेगा। मैंने तुरंत थाने जाकर यह बात बताई। दरोगा बाबू बोले, अक्षय मंडल की पत्नी है या नहीं यह जानकारी हमारे पास नहीं है। खैर, यदि वे आए तो किसी बहाने से ना उन्हें थाने ले आइएगा। हम लोग भी मकान पर नजर रखेंगे। ब्योमकेश बाबू, इसके अलावा मेरे पास पिस्तौल है। एक कुत्ता भी पाल रखा है जिसका नाम है ब्रूटो। मुझे छोड़ किसी और के हाथ से खाना नहीं खाता। बैंक जाते समय मैं उसकी जंजीर खोल देता हूं। रात में भी उसे खुला छोड़ देता हूं। वह घर का पहरेदार है।
भ्रूटो खुला रहे तो घर में चोर उचक्कों के घुसने का डर नहीं है। ब्रूटो उन्हें कच्चा चबा जाएगा। फिर भी मेरे मन में बेचैनी तो बनी रहती है। अक्षय मंडल कोई भला आदमी तो था नहीं। हो सकता है वही पर्दे के पीछे से कोई कुटिल चाल चल रहा हो। कोई 10 दिन बाद एक बेनामी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, मोहल्ला छोड़कर चले जाओ वरना खैर नहीं। मोहल्ला यानी मकान। अब थाने जाकर चिट्ठी दिखाई। दरोगा बाबू बोले, आप जमे रहिए, हिलने की जरूरत नहीं है। आपके मकान के आसपास पहरा बढ़ा देता हूं। इसके बाद 1.5 महीना तक कोई नहीं आया। कोई उड़ती चिट्ठी भी नहीं मिली। फिलहाल तो कोई खतरा महसूस नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक दूसरी समस्या उठ खड़ी हुई है और इस समस्या के समाधान के लिए ही आपके पास आना हुआ है। दारोगा बाबू के पास भी जा सकता था, लेकिन वह शायद कुछ ऐसी सलाह देते जो हम लोगों के मन के लायक नहीं होती। अब मामला यह है कि बैंक में मेरी 1 महीने की छुट्टी जमा हो गई है। मेरी पत्नी बहुत दिनों से तीर्थ पर जाना चाहती हैं, वही हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह। मेरे एक सहकर्मी भी छुट्टी लेकर यात्रा पर निकल रहे हैं। कुछ ट्रैवल से उन्होंने टिकट बनवा लिया है और हमें भी साथ चलने को कह रहे हैं। अब 2 परिवार साथ में रहें तो सुविधा हो जाती है। अब मेरी पत्नी बहुत उत्साहित हैं। उत्साह मेरा भी कुछ कम नहीं है, लेकिन जाने से मकान में ताला लगाना होगा। अब भूटो को भी किसी डॉग शेल्टर में छोड़कर जाना होगा। मकान असुरक्षित रह जाएगा। और मान लीजिए इसी दौरान अक्षय मंडल की पत्नी यानी वही महिला ताला तोड़कर मकान पर दखल कर लेती है, तो मैं क्या करूंगा? अक्षय मंडल की मौखिक अनुमति के अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं। फिलहाल तो मैं दखल में हूं। मुझे बेदखल करने के लिए उन्हें अदालत जाना होगा। लेकिन वो लोग अगर दखल कर लेते हैं तो मैं कहां जाऊंगा? और यही मेरी समस्या है। मैं जानता हूं कि बड़ी घरेलू समस्या है, पर आपके निरीक्षण के लायक नहीं है। फिर भी एक पंथ दो काज कर लूं, इसी उम्मीद से आपके पास आया हूं। अब आप बताइए कि मकान छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जाना मेरा उचित होगा या नहीं? ब्योमकेश गाल पर हाथ रखकर कुछ देर बैठे रहे। फिर बोले, देखिए, आपको तीर्थ यात्रा से रोकना तो पाप होगा और दूसरी तरफ मकान का हाथ से निकल जाना भी ठीक बात नहीं। अच्छा, आपके जान पहचान वालों में ऐसा मजबूत आदमी नहीं है क्या जिसे घर में रखकर आप तीर्थ यात्रा पर जा सकें? नहीं ब्योमकेश बाबू, कहाँ, ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा। अब सबका अपना घर संसार है। जिनका नहीं है उन्हें बुलाने की हिम्मत नहीं पड़ती। कहीं वो नहर बनाकर मगरमच्छ बुलाने वाली बात ना हो जाए। अच्छा, तो चलिए आपका मकान दिखाता हूं। ब्योमकेश उठ खड़े हुए। कमल बाबू की आंखों में खुशी चमक उठी। अब चलिएगा? अहो भाग्य, चलिए चलिए, ज्यादा दूर नहीं है। अरे हाँ, चलते हैं। थोड़ा सा बैठिए। ज्यादा दूर न होने पर भी धूप बहुत तेज है। एक छाता ले लेता हूं। ब्योमकेश अंदर जाकर छाता ले आए। वह ब्योमकेश का प्रिय छाता था। अतिशय जीर्ण शीर्ण लोहे की डंडी और कमानियों पर जंग लगा हुआ, कपड़ा फटा हुआ। इस छाते को तानकर खुद को अदृश्य रखते हुए संदेहजनक स्थिति का अनुसरण किया जा सकता था। इसके छिद्रों से बाहर के व्यक्ति दिखाई पड़ते थे, लेकिन बाहर का व्यक्ति छाताधारी का चेहरा नहीं देख पाता था। सत्यान्वेषी के लिए उपयुक्त छाता। ब्योमकेश ने कहा, चलिए। कमल बाबू का मकान ब्योमकेश के घर से 5 मिनट के पैदल रास्ते पर था। कभी कभार इस रास्ते से गुजरते हुए वो मकान ब्योमकेश की नजर में पड़ा था। छोटा 2 मंजिला मकान था, लेकिन एक विशेषता के चलते ध्यान अपनी ओर खींचता था। सारी छत लोहे के डंडे और जालियों से ढकी हुई थी, जैसे लोहे का एक विशाल पिंजरा हो। बाहर से किसी भी तरीके से छत पर जाया नहीं जा सकता था। आइए आइए। छाता मोड़कर ब्योमकेश ने घर में प्रवेश किया। कमल बाबू पहले उन्हें निचली मंजिल के बैठने वाले कमरे में ले गए। वहां दरी बिछी हुई थी। 2 कुर्सियों के सिवा कुछ खास नहीं था। ब्योमकेश ने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई।
मानो वो कोई सुराग खोजना चाहते हों। लेकिन नग्न प्राय इस कमरे में कोई संकेत ही नहीं मिला। वह बोले, निचली मंजिल में एक और कमरा है ना? आप सुन रहे थे मशहूर जासूस ब्योमकेश बख्शी की कहानी, जिसका नाम है लोहे के बिस्किट। कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।